नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और आज की इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। बहुत व्यापारी हमें मिलते हैं हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम में, स्टेडियम्स में, और ये क्वेश्चन पूछते हैं और उनके माइंड में हमेशा एक ही प्रॉब्लम चलती है कि मैं अपने बिजनेस में कैश कैसे मेंटेन करूं, मैं अपने बिजनेस में कैश फ्लो कैसे रखूं, इस तरह से रखूं ताकि कुछ ना कुछ मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हो। क्योंकि जब कैश फ्लो नहीं होता बिजनेस में तो बिजनेस में बहुत स्ट्रेस आ जाता है। तो आज आपके साथ में 10 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा जो आप बहुत सिंपलीफाई वे में इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपके हाथ में कैश हमेशा रहे। तो शुरुआत करते हैं पहली स्ट्रैटेजी से, वो है नेगोशिएट द टर्म्स विद योर सप्लायर। अब नेगोशिएट द टर्म्स विद योर सप्लायर का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब आप सप्लायर से माल खरीदते हैं तो आप दो चीज का नेगोशिएशन करते हैं। पहला आप नेगोशिएशन करते हैं कि आप माल कितने का खरीदेंगे, और दूसरा आप नेगोशिएशन करते हैं कि आप उस माल के पैसे कब देंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज नॉट अबाउट द प्राइस, इट इज अबाउट द पेमेंट टर्म। वंस अगेन, इट इज नॉट अबाउट द प्राइस, इट इज अबाउट द पेमेंट टर्म। आप समझिए, आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है। अब आपको ये 1 लाख रुपए उसको देने हैं एज पर द इनवॉइस या बिल। पर अगर आप किसी तरीके से उसको यह बता सके कि मैं ये पैसे आपको 2 महीने बाद दूंगा, तो आपके पास 1 लाख रुपए का सामान तो आ गया, पर अब पैसे नहीं देने पड़े। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं, देखो अगर मैं 1 लाख रुपए अब दूंगा तो मैं 1 लाख नहीं दूंगा, मैं 98,000 रुपए दूंगा, 2,000 रुपए का डिस्काउंट लूंगा। तो आपको यह डिसाइड करना है कि ये जो 1 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं जो आप सप्लायर को दे सकते थे, उससे क्या आप ज्यादा अच्छी रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन का मतलब क्या है? ये 1 लाख रुपए अगर आप सप्लायर को ना देके व्यापार में डाल दें तो हो सकता है 2 महीने में आप इस 1 लाख रुपए का 1,10,000 रुपए कर ले। पर अगर आपको लगता है कि नहीं जी, मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप 1 लाख की जगह 98,000 रुपए आज नेगोशिएट करके अपने सप्लायर को दे सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ प्राइस नहीं होता, पेमेंट टर्म भी होता है, और इसके थ्रू आप अपना कैश फ्लो मेंटेन कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट में कैश रख सकते हैं। दूसरी चीज है, सेकंड स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से आप सप्लायर के साथ नेगोशिएट करते हैं, आप अपने बायर के साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं। आप अपने बायर को बोल सकते हैं, देखिए मैं आपको सामान दे रहा हूं, अगर आपने मेरे को 60 दिन बाद पेमेंट करी तो मैं आपसे 1 लाख रुपए लूंगा, पर अगर आज आपने मुझे पेमेंट कर दी तो मैं आपको 98,000 लूंगा आपसे, और उसके साथ मैं आपको 2,000 रुपए का सामान अगली शिपमेंट में फ्री दूंगा। तो आपका बायर क्या कहेगा? अरे वाह, इसका मतलब यह मुझे 4,000 का फायदा हो गया, 2,000 रुपए का इमीडिएट डिस्काउंट मिल गया और 2,000 रुपए का सामान एक्स्ट्रा मिलेगा अगले शिपमेंट के साथ, तो उसको 4,000 रुपए का फायदा हो गया। ये क्या पॉलिसी है? जब आप अपने कस्टमर के साथ डील करें तो उसको इंसेंटिवाइज करें कि वो आपको आज के आज पैसे दे दे। वो आप 2 माध्यम से कर सकते हैं। आप एक तो उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, जिसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, और दूसरा आप उसको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ स्कीम दे सकते हैं। तो हमने दोनों का मिक्स कर दिया। हमने क्या कहा कि 2,000 रुपए आज कम कर दूंगा और 2,000 रुपए का सामान अगली बार फ्री में दूंगा। अब अगर उसके मन में यह बात थी कि मेरे को किसी और से सामान लेना है, तो हो सकता है वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगली शिपमेंट के साथ मुझे 2,000 रुपए का सामान और आने वाला है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है बार्टर। जब ट्रेड की शुरुआत हुई थी तब करेंसी नहीं होती थी, तो मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते थे? मीन्स ऑफ एक्सचेंज होते थे गुड्स और सर्विस। तो यानी कि समझिए, मेरे पास आलू की दुकान है, आपके पास प्याज की दुकान है, मुझे प्याज चाहिए, आपको आलू चाहिए, तो हम आपस में ही ट्रेड कर लेते थे। कोई करेंसी नहीं देता था, आप मुझे पैसे नहीं देते थे, मैं आपको पैसे नहीं देता था, हम गुड्स का बार्टर करते थे। आप ये देखिए अपनी टीम के साथ बैठ के कि आपके पास ऐसा क्या प्रोडक्ट है या क्या सर्विस है या ऐसी क्या चीज है जो आप बार्टर में अपने सप्लायर को दे सकते हैं। अगर आप मीडिया हाउस है तो हो सकता है आपके पास किसी प्रकार की मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, चैनल हो जिसके में आप एडवर्टाइजमेंट्स दे सकते हैं। अगर आपकी फैक्ट्री है तो आप फैक्ट्री में उनको स्पेस दे सकते हैं। अगर आपके पास वैसी ही मशीन पड़ी हुई है जो उनको जरूरत है तो आप उनको मशीन का रेंटल दे सकते हैं, मशीन दे सकते हैं रेंटल में। तो काफी चीजें हैं जो आप बार्टर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको सप्लायर को पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपका जो सेल है वो ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। तो सेल भी हो जाएगा और आपको सप्लायर को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, तो कैश फ्लो हाथ में रहेगा हमेशा। चौथा पॉइंट है फोकस ऑन हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। देखिए, आपके पास किसी भी बिजनेस के पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं,
कुछ बिजनेसेस के पास एक या दो प्रोडक्ट्स होते हैं, पर कुछ बिजनेसेस के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पतंजलि है, पतंजलि के पास करीबन 600 से 700 प्रोडक्ट्स हैं। कोई भी आपके रिटेल स्टोर्स हैं वो तो हजारों प्रोडक्ट्स रखते हैं। कोई मोबाइल के स्टोर है तो वो छोटे फोन्स भी रखते हैं, बड़े फोन्स भी रखते हैं। तो आपको क्या फोकस करना है कि जब भी आप माल बेचें, कोशिश करके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में माल बेचें। जैसे ही आप हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के माल बेचते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है, और क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है तो आपके पास ज्यादा कैश हाथ में रह जाता है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे आपका पैसा फंसने वाला है। तो अगर हाथ में कैश चाहिए तो कम से कम पैसा फंसना चाहिए, लॉजिकल। तो ये जो पॉइंट है ये है इन्वेंट्री। देखिए इन्वेंट्री जो है ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है किसी भी बिजनेस के लिए। उनको यही नहीं पता होता कि राइट इन्वेंट्री कितनी होती है, कितना इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी होनी चाहिए ताकि मैं कस्टमर का भी ध्यान रख सकूं, आगे आने वाली डिमांड का भी ध्यान रख सकूं, और मेरा कैपिटल भी ब्लॉक ना हो। तो ये तीनों चीजों को ध्यान रखने के लिए इसको मैंने इस आंसर को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है कि इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करें। पहला है डिमांड को फोरकास्ट करें। दोस्तों काफी बिजनेसेस जो होते हैं वो सीजनल होते हैं। जैसे कि समझिए मोबाइल रिटेलर्स का स्टोर है। मोबाइल रिटेलर्स के स्टोर में जब उनको पता है कि दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, कोई भी त्योहार आने वाला है, तो सडनली डिमांड ऊपर हो जाएगी। तो उस टाइम पे उनकी डिमांड को प्रोजेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो या तो वो ओवर इन्वेंट्री रख लेंगे या अंडर इन्वेंट्री रख लेंगे। अंडर इन्वेंट्री रखी तो कस्टमर लौट जाएगा, ओवर इन्वेंट्री रखी तो पैसा फंस जाएगा। तो पहले तो डिमांड को फोरकास्ट करें कि अगले 2 से 3 महीने में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अब ये फोरकास्ट कैसे करें? बहुत सिंपल है। फोरकास्ट करें, एक तो आपके पिछले ट्रेंड्स देखें। पिछले ट्रेंड्स मतलब पिछले साल में इस मौसम के दौरान आपने कितना सामान बेचा था। फिर आप देखें कि इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी हुई है, 10% हुई है, 20% हुई है, और उस हिसाब से अपने इस साल की प्रोजेक्शंस को देख लें। तो पहला पॉइंट है कि आपको प्रोजेक्शंस पे वर्क करना है कि अगले 3 महीने में आपको कितनी इन्वेंट्री चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि आपको कितना मिनिमम सामान रखना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि इतना सामान तो मेरे पास होना ही चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लीड टाइम। देखिए दोस्तों काफी जगहों पे क्या होता है, लीड टाइम ज्यादा होता है। समझिए आप लिफ्ट्स के मैन्युफैक्चरर हैं, तो लिफ्ट के मैन्युफैक्चरर के लिए कोई भी इक्विपमेंट मंगवाना करीबन 60 से 90 दिन का काम हो जाता है। तो उनको यह पता होना चाहिए कि अगले 2 से 3 महीने में वो कितनी लिफ्ट इंस्टॉल करने वाले हैं। उस हिसाब से उनके पास उतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, और जब उनकी इन्वेंट्री खत्म होने लगे तो उनको यह पता होना चाहिए कि जो भी हम सामान मंगाएंगे वो 60 से 90 दिन में आने वाला है। मेरा लीड टाइम 60 से 90 दिन का है, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है, तभी मैं इन्वेंट्री मंगवा सकता हूं। तो 3 फैक्टर्स क्या है? आपका डिमांड फोरकास्ट होना चाहिए, आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए कि मैं कितना सामान हमेशा रखूंगा, और तीसरा पॉइंट है कि जो भी सामान आप बेच रहे हैं उसका लीड टाइम आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इतने दिन लगेंगे सामान को मेरे वेयर हाउस में आने के लिए। छठा पॉइंट है फोकस ऑन क्रिएटिंग। जी सुनिएगा, फोकस ऑन क्रिएटिंग इमीडिएट कैश डेफर्ड सर्विस मॉडल। अब ये क्या होता है? इमीडिएट कैश डेफर्ड सर्विस, यानी कि उदाहरण एक जिम में क्या होता है, जब आप जिम जाते हैं वो कहते हैं कि सर आप पूरे 12 महीने की मेंबरशिप लीजिए, आपको 15,000 रुपए में मिल जाएगी। पर अगर आप 1 महीने की मेंबरशिप लेंगे तो आपको 3,000 रुपए लगेंगे। तो आप सोचते हैं वाह यार ये तो बहुत अच्छी डील है, अगर मैं एक महीना करके दूंगा तो 36,000 रुपए देने पड़ेंगे, पर अभी के अभी पैसे दूंगा तो 15,000 देने पड़ेंगे। पर दोस्तों उन्होंने क्या किया, 15,000 आपसे अपफ्रंट ले लिया और अब सर्विस आपको वो 12 महीने में देंगे। इससे क्या हुआ, कैश तो हाथ में आ गया, पर सर्विस अब धीरे धीरे हमको देनी है। आप अपने बिजनेस में कैसे इस मॉडल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में अपनी टीम के साथ सोचिए कि कैश तो इमीडिएट आ जाए, सर्विस डेफर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आप कोई भी इक्विपमेंट बेचते हैं जिसकी सर्विसिंग होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगले 3 साल की एएमसी के लिए आज के आज आप 10,000 रुपए दे दीजिए, नहीं तो हर साल आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप अपना मॉडल डेवलप कीजिए जिससे कि आपका कैश तो आज हाथ में आ जाए, पर आपका सर्विस डेफर्ड हो, सर्विस आराम से देनी हो। इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपका कैश फ्लो हाथ में आ जाएगा और आपकी सर्विस आराम से आप डेफर कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है कैसे आप अपने बिजनेस में सब्सक्रिप्शन ला सकते हैं। जी हां, आजकल आप देखते हैं जो ये कंटेंट चैनल्स हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम है, हॉटस्टार है, वायकॉम है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये आपको कहते हैं कि आप महीने का हमें 200-300 रुपए दीजिए और जितना आपको टीवी देखना है आप देखिए। हम लोग हर बार नई सीरीज लेके आ रहे हैं, नई चीजें लेके आ रहे हैं, आपको क्या करना है जी, आपको 200 रुपए महीना देना है। इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने बहुत सारे लोगों को साथ जोड़ के उनको सब्सक्राइब करवा दिया।
अब सब्सक्राइब जब उन्होंने कराया है तो हर महीने की कोई एक तारीख को उनको उतने पैसे आ जाते हैं, तो उनका हाथ में हमेशा कैश फ्लो रहता है। अब आप अपने बिजनेस में देखिए कि आप सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपने आउटलुक मैगजीन के बारे में सुना होगा। आउटलुक मैगजीन में क्या होता है, आप सब्सक्राइब करते हैं, आपको आ जाती है मैगजीन। इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, ऐसी कई मैगजीन्स हैं जिनमें आप सब्सक्राइब करते हैं और आपके घर पे मैगजीन आ जाती है। आप सब्सक्राइब करते ही रहते हैं 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। अच्छा, उसमें भी स्मार्टली क्या करते हैं, उसमें आपको वो बोलेंगे अगर आप 12 महीने के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो 400 रुपए महीना, 24 महीने के लिए करेंगे तो 350 रुपए महीना। आप बोलते हो वेरी गुड डील, मेरे को तो 24 महीना देखना है, तो आप 350 रुपए महीने के हिसाब से 24 महीने के लिए सब्सक्राइब कर देते हैं। आपको अपनी मार्केट में प्राइसिंग तय करनी होगी और कैसे आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आ सकते हैं, कौन सी सर्विस आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे दे सकते हैं, इसके बारे में सोचना होगा अपनी टीम के साथ बैठ के। इस तरीके से आपके पास कैश फ्लो बरकरार रहेगा और आता रहेगा। 8वां पॉइंट है दोस्तों, नो एंड मैनेज योर एक्सपेंसेस। काफी जगहों पे क्या होता है, व्यापारी क्योंकि सिर्फ सेल्स पे फोकस कर रहे होते हैं तो वो अपने एक्सपेंसेस को नहीं देखते। ऑफिस का रेंट कितना जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी जा रही है, कन्वेंस कितना जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या जा रही हैं, मोबाइल का बिल कितना लग रहा है, इंटरनेट का बिल कितना लग रहा है, कहीं जितने लैपटॉप्स आए थे वो ठीक से पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, कोई कुछ चोरी तो नहीं हो रही, इन्वेंट्री जो ऑफिस की है वो ठीक से स्टॉक रजिस्टर मेंटेन हो रहा है कि नहीं। ये सब चीजों पर हम ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ सेल्स पे लगा रहता है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि महीने में कुछ समय निकाल के, 2 से 3 घंटे निकाल के इसका जरूर रिव्यू कीजिए। इसका रिव्यू कीजिए कि कौन सा खर्चा किधर जा रहा है, कितने अपने एम्प्लॉइज हैं। इससे आपको पता चलेगा कहीं मैं बहुत ज्यादा तो खर्चा नहीं कर रहा, और कभी आपको यह भी पता चल सकता है कि शायद आप कम खर्चा कर रहे हो और एम्प्लॉइज की हैप्पीनेस के लिए और सिस्टम को चलाने के लिए आपको और खर्चा करना पड़े। तो आपको अपने एक्सपेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक्सपेंसेस काटने हैं या बढ़ाने हैं, वो डिसीजन आपको बाद में लेना है, पर आपके पास डेटा होना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस हो कितने रहे हैं। काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके एक्सपेंसेस कितने होते हैं और एंड ऑफ द ईयर उनको झटका लगता है, अरे मेरा तो बिल है इंटरनेट का 50,000 रुपए का, 50,000 का कैसे आ गया, जियो तो 300 रुपए में इंटरनेट देता है। तो इस तरह की लड़ाइयां अवॉइड करने के लिए, इस तरह के स्टेटमेंट्स अवॉइड करने के लिए, नो एंड मैनेज योर एक्सपेंसेस। 9th पॉइंट है दोस्तों, लिक्विडेट योर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए क्या होता है, जब आप एक कंपनी चलाते हैं, आप एक ह्यूमन रिसोर्स को लेते हैं, तो अगर वो कंटिन्यूअसली नहीं परफॉर्म करता तो आप उनको छोड़ देते हैं। आप उनको कहते हैं कि देखिए आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास कोई शॉप पड़ी है, कोई लैंड पड़ा है, कोई बिल्डिंग पड़ी है, कुछ भी पड़ा हुआ है जो परफॉर्म नहीं कर रही है, यानी कि डेड एसेट पड़ा हुआ है, उस पर बेकार में खर्चा हो रहा है, चौकीदार का खर्चा है, प्रॉपर्टी टैक्स देना है, बिजली के मीटर का खर्चा देना है, ये सब छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं पर कोई काम नहीं आ रही बिल्डिंग। तो ऐसे बिल्डिंग्स को, ऐसी शॉप्स को, ऐसे असेट्स को जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको बेच दीजिए। उससे भी आपको जो कैश फ्लो आएगा वो आपके बिजनेस में हमेशा कैश मेंटेन करके रखेगा। और 10th एंड फाइनल पॉइंट है टैक्स प्लानिंग। दोस्तों देखिए, मैं टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टैक्स प्लानिंग की बात कर रहा हूं। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हम ये प्रमोट कर रहे हैं कि आपको टैक्स इवेजन करना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं कह रहे आपको टैक्स इवेजन करना है, आपको प्योरली टैक्स प्लानिंग कर रही है एज पर द रूल्स गाइडलाइंस ऑफ आवर कंट्री। आपको यह देखना है कि कहां कहां आप सबसे ज्यादा अपने टैक्स को बचा सकते हैं या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठिए, अपनी P&L देखिए, अपने बैलेंस शीट देखिए कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ठीक कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका टैक्स का आउटगो कम हो जाए। क्योंकि दोस्तों टैक्स का आउटगो अगर आज नहीं हुआ और कल हुआ तो उतने आपके ब्याज की बचत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपका टैक्स 100 रुपया है पर आपने उसको मैनेज करके 50 रुपए कर दिया और 50 रुपए बचा हुआ अगले साल कर दिया, तो यानी कि आपका 50 रुपए पे जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि अगर समझिए 50 रुपए आपको 10% ब्याज देना है, तो आपका 5 रुपए की बचत होती है और जो आपका 50 रुपया है वो डेफर हो जाता है, अगले साल देते हो आप। तो डबल फायदा होगा आपको। आपका फायदा क्या है, एक तो आज आपका कैश फ्लो बचेगा और दूसरी बात आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा, क्योंकि फिर वो पैसा जो है आप एफडी में लगा सकते हो, आप नए बिजनेस वेंचर्स में लगा सकते हो, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप टैक्स प्लानिंग कीजिए, टैक्स इवेजन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप टैक्स इवेजन करेंगे तो आपका पूरा बिजनेस खत्म हो सकता है। तो ये दोस्तों 10 पॉइंट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप अपने बिजनेस में इन 10 पॉइंट्स को लगा के कैश कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब जल्दी से एक ही काम करना है, वो ये करना है कि अपनी टीम के साथ बैठना है और एक एक पॉइंट पे अपने आप को इवैल्यूएट करना है, अपने बिजनेस को इवैल्यूएट करना है कि कहां कौन सी टेक्निक हम लगा सकते हैं कि कैश हमारा सबसे ज्यादा बचा रहे। इसके अराउंड आप ट्राई कीजिए कि वीकली एक रिचुअल बना लीजिए कि 2 घंटे आप जरूर मिलेंगे अपनी टीम से, अपनी टॉप टीम के साथ बैठे 2 घंटे के लिए और इसका रिचुअल बना के बैठे और देखें कि
ये 10 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल होता है? दोस्तों, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, कैश हाथ में रहेगा और इस तरह की और कैश फ्लो बचाने वाली वीडियो और अपने सप्लायर्स के साथ कैसे डील करना है उसकी वीडियोस हमारे दूसरे कोर्स में है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उस कोर्स में हमने कंप्लीटली बताया कि एक बिजनेस अपना वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज कर सकता है। दोस्तों, हमारी इन वीडियोस को देखने के लिए, सारे एमसीक्यूज को अटेंड करने के लिए, रीडिंग मटेरियल को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।